गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग सेट नंबर 262 का रिवीजन करने वाले हैं। और यह सेट बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कहा गया है, बिहार की नदियों के उद्गम प्रवाह के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यानी चारों ऑप्शन में से बिहार की नदी के उद्गम और प्रवाह के बारे में कौन सा कथन गलत है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से होता है और यह बिहार में भीमनगर के पास प्रवेश करती है। बिहार में सुपौल के भीमनगर जगह के पास यह प्रवेश कर जाती है। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है। बिल्कुल सही है, गंडक नदी जो है वह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। सोन नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सोन नदी आपका अमरकंटक पर्वत से निकलता है और अमरकंटक पर्वत से नर्मदा नदी का भी उद्गम है। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया कि बागमती नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर सीधे गंगा में विलीन हो जाती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। बागमती नदी नेपाल के महाभारत से निकलती तो है, लेकिन यह सीधे गंगा में विलीन नहीं होती है। बेगूसराय में बागमती की एक शाखा है, बूढ़ी गंडक में वह मिल जाती है। बागमती की एक और शाखा जो है वह बेगूसराय के पास बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के साथ मिलती है। तो लद्दाख की सीमा किन केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ मिलता है। तो सबसे पहले देख ले कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और इसमें आपका लद्दाख से जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल प्रदेश भी लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 लगता है, यानी सटा हुआ लद्दाख से टच करता है। उत्तराखंड आपको नहीं लगता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। लद्दाख में वर्तमान में 7 जिले हैं, पहले 2 था फिर 5 और बढ़ाया गया, तो वर्तमान में 7 जिला है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संसदीय लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वह हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संसदीय लोकसभा क्षेत्र लद्दाख ही है। वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य में स्थित है। 3 का 4 नंबर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप भी वेलिंगटन है, वेलिंगडन ही है। वेलिंगटन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा। यानी संविधान का किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 348 में किया गया है। आर्टिकल 348 में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ से कुछ और देख लीजिए कि एक अनुच्छेद 343 बार बार पूछा जाता है या फिर जिक्र आता है कि अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 यह भी काफी चर्चा में रहता है कि अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, इसका जिक्र अनुच्छेद 350 में किया गया है। फिर एक अनुच्छेद 350 का बी, 350 का बी, 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार संबंधी बातों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक सामान्य विशेषता थी। तो जो उज्जैन प्रतीक है वह सातवाहनों के सिक्के की एक सामान्य विशेषता है। सातवाहन वंश के द्वारा ही सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी किया गया था। सीसा का सिक्का सर्वप्रथम सातवाहनों के द्वारा ही जारी किया गया था। अगर बात करें सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के, तो सोना का सिक्का सर्वप्रथम हिंद यूनानी या फिर इंडो ग्रीक या फिर इसे हिंद यूनानी कहते हैं, इसके द्वारा सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया था। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया था कुषाण काल में। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासनकाल के दौरान जारी किया गया। तो सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में
जारी किया गया था? यानी पूर्ण यहाँ से 3 प्रश्न आता है। सोने का सिक्का सबसे पहले इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया शुद्ध सोना कुषाण काल में और सबसे अधिक गुप्त काल में। और पूछे गए सीसा का सिक्का तो सातवाहनों के शासन काल में जारी किया गया था। निकोलो डी कोंटी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? निकोलो डी कांटी के द्वारा तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा गया था। फिर ये पूछता है कि निकोलो डी कोंटी किसके दरबार में भारत आया था? यह भी बार बार पूछा जाता है कि कुछ जो ऐसे दार्शनिक हुए या जो साहित्यकार था वो जो भारत में आया विदेश से, इससे संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है कि वो किसके शासनकाल में या किसके दरबार में भारत आया। तो निकोलो डी कोंटी यह 1420 से 21 में देवराय प्रथम विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और यह एक इतालवी खोजकर्ता था। यह एक इतालवी खोजकर्ता था। फिर उसके बाद एक और आता है कि फारसी यात्री अब्बू रजाक के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और एक है कृष्ण देवराय। तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में 2 यात्री आया। ऐसे बहुत सारे आए होंगे लेकिन 2 महत्वपूर्ण है। एक पुर्तगाली था डोमिंगस पायस और दूसरा बारबोसा। ये दोनों पुर्तगाली था। डोमिंगस पायस और बारबोसा ये दोनों कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, जो विजयनगर के शासक है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान पे कौन है? तो दूध के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे हमारा अपना देश भारत आता है। दूध से संबंधित ही एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है, जिसका आरंभ 1970 में किया गया था। 1970 में इसका आरंभ किया गया था और 1998 से अभी तक भारत जो है दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फिर एक राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और आप सभी से एक प्रश्न है कि आप सभी लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि 26 नवंबर को यानी 26 नवंबर को और कौन सा एक दिवस मनाया जाता है जो हमारे देश यानी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्बिया। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेल चुके हैं। यानी ये कितने मैच खेल चुके हैं? तो अभी तक 430 मैच खेल चुके हैं, जो अभी सबसे अधिक है। भारत में बंदरगाह बड़े, मंझले और छोटे बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया यानी बांटा गया है। तो निम्नलिखित में कौन एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है? हमारे देश में बंदरगाहों को 3 भागों में बांटा गया है, बड़े, मंझले और छोटे। तो इसमें से दहेज जो है यह एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में नहीं आता है, बड़े बंदरगाह के रूप में इसे शामिल नहीं किया गया है। 9 का 3 नंबर सही हो जाएगा। भारत में प्रमुख या फिर बड़े बंदरगाह के रूप में 13 को शामिल किया गया है। बाकी आपका मंझले और छोटे बंदरगाह को मिला करके 200 बंदरगाह है और प्रमुख 13 ही है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता किसके द्वारा किया गया है? तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। एक हमारा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसकी पहली बार कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और अगर बात करें कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था। पहली बार गाया गया और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? विद्युत विभव के संबंध में कौन सही है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मधुमक्खियों की भाषा के पहचान करने के लिए केवी फ्रिश को 1973 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता में कौन शामिल नहीं था? तो आजाद दास्ता में अच्युत पटवर्धन शामिल नहीं था। इसमें सूरज नारायण सिंह, सरदार नित्यानंद सिंह, राम मनोहर लोहिया और साथ ही जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने खुद
इसे मारा था तो आदम खां को अकबर स्वयं मार दिया था। 37 का 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न 38 नंबर की, राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक का लेखक कौन है? राधा कन्हैया का किस्सा ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक नवाब वाजिद अली शाह हो जाएगा। यह अवध के अंतिम नवाब भी रहे हैं। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने ही गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1936 से लेकर के 43 तक था और इसके कार्यकाल के दौरान यह वाइसरॉय था। इसके वाइसरॉय के शासनकाल के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी, उसको क्रमवश हम लोग जान लेते हैं। इसके समय में राज्यों में चुनाव हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र और साथ ही भारत को युद्ध राष्ट्र की घोषणा करना। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो के समय में किया गया। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था यह भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही जारी किया गया था। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा भी किया गया 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना भी किया गया, सब इसी के समय में किया गया था। चलिए देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित और साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल का संबंध पाल वंश से है, जिसका शासनकाल 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और इसकी जो है पुनर्जीवित किया गया धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। धर्मपाल स्वयं त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और धर्मपाल का संबंध पाल वंश से। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। संसाक जो है यह बंगाल के गौड़ वंशीय शासक था। चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न की, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य पदार्थ प्रशिक्षक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है? खाद्य प्रशिक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। 53 का 1 नंबर हो जाएगा। इसका फार्मूला की अगर बात करें सोडियम बेंजोएट का तो C7H5NaO2 इसका सोडियम बेंजोएट का फार्मूला है। एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है। सैक्रिन एक कृत्रिम मिठास के लिए इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम मिठास के लिए सैक्रिन का यूज किया जाता है। और साथ ही अगर बात करें कि सोडियम लॉरिल सल्फेट यह एक अपमार्जक है। कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है? तो इस अवस्था में होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध रखता है। बनवाली के अतिरिक्त कालीबंगा वह दूसरा स्थान है जहां से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन पूछ रहा है कि गलत सही कौन नहीं है। तो न तो 1 और न ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार के शासन काल में साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल चुका था। बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री जैसा संबंध था, मित्रता जैसा संबंध था। केवल कलिंग प्रदेश यानी ओडिशा को कहते हैं कलिंग प्रदेश, सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। मुगलकालीन समाज व्यवस्था में मध्य वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तीनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बर्नियर के अनुसार भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। बिल्कुल सही है कि बर्नियर के अनुसार भारत में कोई भी मिडिल वर्ग का लोग नहीं था। मध्य वर्ग का अर्थ व्यापारी और दुकानदार था। मुगलकालीन मध्य वर्ग का जीवन स्तर अमीर और गरीब के मध्य में होता था। तो इसमें से तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो अस्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी ने जो राजस्व तय किया है वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। बिल्कुल सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इससे व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से सभी है। कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के उभार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 ऑप्शन दिया गया और देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 और 37 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 1938 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और 40 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिल्कुल गलत है। सुभाष चंद्र बोस 38 और 39 में तो बने हैं लेकिन 40 में नहीं बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता की आर्थिक मुद्दों के पैरोकार थे। तो इसमें से 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था? चारों ऑप्शन में से बहुफसली योजना जो है यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था। मध्यस्थों की समाप्ति, भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये तीनों भूमि सुधार का हिस्सा था, लेकिन बहुफसली योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था। बहुविधि फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुविधि फसल प्रणाली का संबंध एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल का उत्पादन करना, यही है बहुविधि फसल प्रणाली। 69 का 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 है। उद्यान विज्ञान बागवानी फसलों के अंतर्गत रेशेदार फसलें, औषधि तथा सुगंधित पौधों तथा मसालों को शामिल किया जाता है। इसमें से 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें केवल 1 और 2 सही है। 8-9 क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको देखकर आपको रियलिटी में बोरिंग फील होगा। जो अभी हम हाल ही में 5-6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको देखने पे आपको सही में बोरिंग फील होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी हाल ही के एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे दिया जा रहा है तो उसे ध्यान से देखें। कुछ प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, उसका सीधा से यही उपाय है कि आंसर को रट जाइए। 81 नंबर प्रश्न में कहा गया है, नोमेरिकल है एक, तो एक 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ा जाएगा और इसका प्रतिरोध जो है वो समतुल्य प्रतिरोध 6, 4, 10 हो जाएगा। तो परिपथ में कुल धारा का मान पूछ रहा है। धारा यानी I इक्वल टू V/R हो जाएगा। V/R, V का मान दिया है कितना 20 वोल्ट और R 10 है, यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, बहेगा। तो 81 का 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। नीले से रक्त केवल क्लोम में जाता है। बिल्कुल सही है। नीले से रक्त केवल यानी गिल्स में जाता है। क्लोम गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। बिल्कुल गलत है। 2 कक्षीय हृदय में एकल परिसंचरण होता है। एकल परिसंचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, जो बिल्कुल गलत है। एक धारावाही परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए। एक धारावाही परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पीतरस द्वारा वसा की बड़ी गलिकाओं के छोटी गोलिकाओं में खंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे पाइसीकरण कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। 85 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 111 नंबर प्रश्न में कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। एक तरफ मात्रक दिया गया, दूसरी तरफ भौतिक राशि दिया गया। तो पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है यह दाब का मात्रक, हम यहीं पे बता दे रहे हैं, दाब का मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। न्यूटन मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। क्वाइज यह श्यानता गुणांक का मात्रक है।
चलिए 112 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक पीड़ाहारी यानी दर्द निवारक दवा है, तो एस्पिरिन हो जाएगा सही उत्तर। 12 का 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लुईस लुईस अम्ल नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 NH3 या लुईस अम्ल नहीं है। डार्विन के फिंचे किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो डार्विन के फिंचे ये जो है यह एक अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। 14 का 1 नंबर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु का अगर संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर यानी किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² फार्मूला होता है, लेकिन संवेग के संबंध में गतिज ऊर्जा का फार्मूला p²/2m हो जाएगा। यह संवेग के संदर्भ में p संवेग है। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, तो यह दो पदक जीत चुकी है। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है, तो राजघाट जो है यह दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। चलिए देखिए 123 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनटचेबल यानी अछूत उपन्यास का लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद। 23 का 2 नंबर है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था, तो यह भरत के द्वारा किया गया था। भरत इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा में आयोजित किया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा में आयोजित किया गया है। चलिए देखते हैं 136 नंबर, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है तो दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है। 36 का 2 नंबर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ये सभी राज्यों में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुन मिट्टी कहा जाता है और इसे कुछ अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया, तो स्वदेशी और बहिष्कार भारत इसे बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और 16 अक्टूबर के दिन ही पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी से संबंधित 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यह था बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ फैक्ट। अगला प्रश्न कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है किसमें, तो यह जठर रस में पाया जाता है। 39 का 2 नंबर है। अगला प्रश्न है कि सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं किससे, तो यह पोषवाहक से प्राप्त किया जाता है। 40 का 2 नंबर है। वर्ष 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल पर पूजा अर्चना की और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था, तो यह महाबोधि मंदिर बोध गया में है, वहीं उन्होंने ध्यान लगाया था। 46 का 2 नंबर है। अगला प्रश्न है कि 13 मई 2026 को दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी केविन बुयस का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था, तो उनका संबंध रग्बी से है। मई 2026 में चर्चा में रही बायोगैस संयंत्र पहल के संदर्भ में गुजरात के किस जिले के 1000 आदिवासी परिवारों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए इस परियोजना से जोड़ा गया है, तो नर्मदा जिले के आदिवासियों को जोड़ा गया है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि 13 मई 2026 को स्वप्न साधन बोस टूटू बोस का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो टूटू बोस का संबंध भारतीय फुटबॉल प्रशासन से है। 50 का 2 नंबर हो जाएगा। इंडियन फुटबॉल
एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 262 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।